हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फेनाइलकेटोन्यूरिया। ठीक है, हमने जो है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया डिटेल में देख चुके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं फेनाइलकेटोन्यूरिया। ठीक है, ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर ही होता है। ठीक है, 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर बताए हैं, उसमें से जो है 1, 2, 3, 4 और 5 तो पूरी तरीके से जो है डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ठीक, कौन सा नहीं किया गया है, देखो 6 कौन से बताए गए थे। देखो हीमोफीलिया, ये देखो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है एनसीईआरटी, बाकी 5 किए गए। ठीक, आगे होते और भी हैं, 6 से ज़्यादा भी होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन जो है एनसीईआरटी में 6 का नाम लिया गया है और जिसमें से 5 डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। केवल सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं किया गया है डिटेल में। देखो मैंने बताया था कि 2-2 जोड़े बना करके याद कर लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं किया है। ठीक है, हीमोफीलिया हम कर चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया कर चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस कर चुके हैं, अब फेनाइलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया बचा है। ठीक, फेनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है? दिस इन्वॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जन्म जाती है, जन्म से ही एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में चलती है उसमें कोई एरर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, इज आल्सो इनहेरिटेड, ये भी जो है वंशागत होती है एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। किसकी तरह? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की तरह, मतलब सिकल सेल एनीमिया की तरह ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अगर करें तो मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में तो क्या था? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस थी, और सिकल सेल एनीमिया, और ये सिकल सेल एनीमिया के बाद फेनाइलकेटोन्यूरिया पढ़ रहे हैं, ये भी मतलब सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया दोनों कैसे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल उसी की तरह होगा। अगर इसमें भी पूछ लिया जाए कि फेनाइलकेटोन्यूरिया कब हो गई, तो कब हो गई? जब दोनों के दोनों मतलब पेरेंट्स, मतलब मदर और फादर दोनों के दोनों क्या हो? करियर हो, मतलब उनका एक जीन अफेक्टेड हो। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम। अफेक्टेड इंडिविजुअल, देखो यहाँ वो चीज़ कंडीशन लिखी नहीं है, लेकिन हमको इतना तो समझ में आ जाना ही चाहिए कि जब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ये भी है और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया रोग कब होता है, मतलब कौन कौन अफेक्टेड होता है, तब अफेक्टेड होता है, तो वो पैटर्न तो सेम ही चलेगा ना, क्योंकि जो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बच्चे कहेंगे अरे एनसीईआरटी में तो कहीं दिया ही नहीं है। अरे भाई ये भी तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो सिकल सेल एनीमिया की तरह ये भी तब होगा जब दोनों के दोनों पेरेंट जो हैं करियर होंगे। ठीक है, तो द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है एक एंजाइम की कमी रखता है वो एंजाइम, और वो एंजाइम क्या होता है? दैट कन्वर्ट्स करता है द अमीनो एसिड फिनाइल एनालिन को इनटू टायरोसिन। मैंने पहले बताया था, फिर मैंने बोला था कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें इसको। ठीक है, इसमें कौन से एंजाइम की कमी होती है कि फिनाइल एनालिन को जो टायरोसिन में बदल रहा था वो एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब उस एंजाइम की कमी होती है तो फिनाइल एनालिन जो होता है एकोमोडेट होने लगता है। सिंपल सी बात है, जैसे हम अपने लोग एक रिएक्शन करते हैं, अभी सिंपल से बता दे रहा हूँ। जैसे फिनाइल एनालिन है, ठीक है, ये कल कर रहे थे आज का जो, ठीक है, फिनाइल एनालिन, ठीक है, फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम अगर ना रहे तो सिंपल सी बात है एंजाइम यहाँ कोई होगा नहीं, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब टायरोसिन बन नहीं पाएगा, तो ये इकट्ठा होता चला जाएगा, तो इसमें रटने की कौन सी जरूरत है? तो वही भी कह रहा है कि फिनाइल एनर्जी एकाउंटेटिव इकट्ठा होता चला जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। अब जब ये इकट्ठा होता नहीं है तो टायरोसिन में बदलने की बजाय किस किस में बदल जाता है? फिनाइल पायरुविक एसिड में और अदर डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है इसको टायरोसिन में बदलने वाला तो एंजाइम है नहीं, तो वो नहीं है, तो अभी इकट्ठा होता चला जाता है, तो इकट्ठा होकर के अब ये
क्या हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव में बदल जाता है। ठीक है, ठीक, अगर फिनाइल पायरुविक एसिड्स प्लस अदर डेरिवेटिव में बदल जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अदर डेरिवेटिव में ये बदल जाता है। अकोमोडेशन ऑफ दीज इन ब्रेन, अब ये इकट्ठा तो होता ही जा रहा है क्योंकि बदल नहीं पा रहा है। अब जब ये ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है तो रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, ये हमें पढ़ा ही था कि क्या क्या इसकी वजह से होता है। ठीक है, ध्यान करो किस में पढ़ा था, प्लियोट्रॉपी में, प्लियोट्रॉपी में इसको पढ़ा था। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अभी ठीक, तो जो है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और हमने क्या क्या पढ़ा था कि हेयर लॉस भी हो जाता है बालों पर। ठीक है, और स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, ये हमने पढ़े थे काफ़ी चीज़ें। दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये जो है आर आल्सो एक्सक्रीटेड, ये आल्सो एक्सक्रीटेड होता है थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा भी, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब ये जो है यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलता रहता है, क्यों, क्योंकि यूरिन जो होती है, जैसे किडनी में 3 प्रोसेस होती है ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और क्या, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन सही से इसका हो नहीं पाता तो ये यूरिन में भी निकलता चला जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, मतलब बोल ही रही है एनसीईआरटी पुअर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मत कहना कि बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर ये यूरिन में निकलता चला जाता है। तो बस ये इतना ही था फेनिलकेटोन्यूरिया। फेनिलकेटोन्यूरिया से यही सब पूछा जाएगा। थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर अगर देखना चाहो तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 अफेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना फेनिलकेटोन्यूरिया में। ठीक है, और बाकी जो है फिलाइन जो एंजाइम की कमी होती है वो कौन सा होता है, ये ध्यान रखो, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है। ठीक है, फिनाइलएलानिन का हाइड्रोक्सिलेज मतलब उसके एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलता है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। अब पढ़ते हैं थैलेसीमिया, ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया क्या होता है, देखो जैसे सिकल सेल एनीमिया में भी, सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया में भी खून की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी बेसिस पे होती है क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और थैलेसीमिया में क्या होता है, इनमें क्वांटिटी बेसिस पर होगा। ठीक है, जैसे क्या भी समझ में आएगा, डिटेल पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। ठीक है, अब ये भी क्या है, अब देखो आप अगर एनसीईआरटी में जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए हैं उनमें से 6 के नाम बताए हैं, 5 डिटेल में दिए हैं, और जो 5 डिटेल में दिए हैं उनमें से 2 तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में 2, कौन, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। बाकी के बचे 3, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ये तीनों के तीनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब डोमिनेंट तो कोई भी नहीं है जिसकी डिटेल में बात की गई है। हाँ, डोमिनेंट एक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कौन सा, जो फिगर में दिया गया है, इसका फिगर बस दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये वाला जो पहला दिया गया है बस, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी डिटेल में बात की गई उनमें डोमिनेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन से वाले, 3, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। बाकी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव हैं, दोनों रिसेसिव ही। सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, इन 3 को याद ध्यान रखना, ये ऑटोसोमल वाले रिसेसिव हैं, और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वाले वो सेक्स लिंक्ड वाले रिसेसिव, सिंपल। ठीक है, अब थैलेसीमिया पढ़ते हैं। थैलेसीमिया
ब्लड डिजीज यहाँ तक मैं पढ़ा, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग वैन कब, जब बोथ दी पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड करियर। सिंपल सी बात है, फॉर द जीन और हेटो जाएगा, यही तो कंडीशन थी सिकल सेल एनीमिया में, यही क्या थैलेसीमिया क्या, जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उन्हें कंडीशन यही होती है। उसमें जो है जब भी रोग होता होगा जब माता पिता दोनों के दोनों कौन हो, करियर हो, मतलब हेटेरोजाइगस हो, ये मैंने बताया ही था। फिलहाल की दुनिया में ये बात नहीं की गई है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया में की गई है, ठीक है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। अब ये डिफेक्ट जो होता है किस किस वजह से हो सकता है, तो ये डिफेक्ट जो होता है या तो होता है म्यूटेशन के द्वारा या फिर डिलीशन के द्वारा, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स। जैसे हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन दो चेन, चार चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ठीक है। तो उनमें से अल्फा बीटा चेन 4 में से कोई एक चेन अफेक्ट हो जाती है, उसका बनने का रेट कम हो जाता है। बनने का रेट का मतलब कम बनेगी, तभी तो कहते हैं क्वांटिटी बेस वाला होता है। ये सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी बेस आता है, उसमें आरबीसी का शेप बदलता है, क्वालिटी बेसिस है, ये क्वांटिटी बेसिस है, ठीक है। तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है ऐसे जीन का, जो कि क्या कर रहा होता है, अच्छे से ग्लोबिन चैनल को बनवा रहा होता है, उनमें उसमें एक चेन का रेट रिड्यूस हो जाता है, 4 में से किसी एक चेन का, ठीक है, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, देट मेक अप हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाती है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। सिंपल सी बात है यार, जब एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो तब अच्छा बनेगा ना जब उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन अच्छे से पूरी तरीके से बनेंगी। अब उनमें से 2 अल्फा 2 बीटा में से 4 चेन में से कोई एक चेन अच्छे से नहीं बन पाती, उसका बनने का रेट कम हो जाता है। इसका मतलब है नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना पाएगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इनटू एनीमिया, जिससे खून की कमी हो जाती है। एनीमिया होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, जैसे खून की कमी हो जाती है, विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, और जो कि इस डिजीज का करेक्टरिस्टिक होता है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच। अब थैलेसीमिया किस प्रकार से क्लासिफाइड की जाती है पता है, अकॉर्डिंग टू विच चेन्स, कि कौन सी वाली चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड, कौन सी चेन अफेक्टेड हुई है। अगर अल्फा चेन अफेक्टेड हुई, मतलब अल्फा चेन सही से नहीं बनेगी, तो बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, उसी के हिसाब से नाम हो जाता है। अगर बीटा चेन के फॉर्मेशन में 2 बीटा चेन होती है ना, 2 बीटा चेन में से किसी भी एक बीटा चेन के बनने में अगर बनने के रेट में अगर कमी हुई है, मतलब सही से नहीं बन पा रहा, तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं सिंपली। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। तो अल्फा थैलेसीमिया की बात चल रही है स्पेशली। अल्फा थैलेसीमिया जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा। उनका नाम है HbA1 और HbA2, ठीक है। HbA क्या बोला, देखो Hb नाम उठाए हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन जनरल में Hb से शो करते हैं, यहाँ बस कैपिटल Hb ले लिया है, ठीक है। अब वैसे ऐसा शो करते हैं कि कैपिटल H ले लिया, अब स्मॉल ले लिया, कोई बात नहीं है, यहाँ पर दोनों कैपिटल ले लिए। एक ए फॉर क्या, ए फॉर अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब अल्फा थैलेसीमिया, तो उस हिसाब के उनके जीन के नाम रख दिए, 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो जीन के नाम रख दिए HbA1 HbA2, ठीक है, इस ए फॉर अल्फा के लिए, सिंपल, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अल्फा थैलेसीमिया 2 क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, HbA1 के द्वारा और HbA2 के द्वारा। HbA और HbA के नाम क्या रखेगा समझेगा, Hb फॉर हीमोग्लोबिन और ये रखा गया अल्फा के लिए, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया है ये, क्योंकि इसमें अल्फा चेन अफेक्टेड हो रही है, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन अफेक्टेड हो रही है, तो उसके लिए 2 जीन कौन से जिम्मेदार होंगे, HbA1 और HbA2, सिंपल। और क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है, ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, प्रत्येक पेरेंट का मतलब मदर फादर दोनों के क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है ये जीन, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। हाँ, अब देखो यहाँ ज़्यादा अच्छे से बात बोली गई है, क्या इस कहने का क्या मतलब, देखो दोनों पेरेंट क्या अफेक्टेड हो रहे हैं। अब अल्फा थैलेसीमिया जो है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा अफेक्टेड होती है,
तो अगर 2 पेरेंट के लिए जाए तो कितने जीन होंगे? 4, क्योंकि एक पेरेंट का एक क्रोमोसोम में 16 पे 2 जीन है, तो दो पेरेंट का 2 क्रोमोसोम नंबर 16 हो जाएंगे, तो जीन कितने हो जाएंगे टोटल? 4। अब डिपेंड करता है कि 4 में से कितने अफेक्टेड हुए हैं। कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि एक अफेक्टेड होता है, मतलब मदर फादर में से किसी एक का एक हो गया। कभी कभी 2 अफेक्टेड होते हैं, एक मदर का या फादर का, या फिर दोनों मदर के या फिर दोनों फादर के। कभी कभी 3 अफेक्टेड होते हैं, 3 अफेक्टेड का केस बन जाएगा। कभी कभी 2 मदर के, एक फादर का, एक मतलब मदर का 2 फादर का, इस तरीके से कैसे भी करके 3 हो जाएं, या फिर चारों के 4 हो जाएं, दोनों मदर के अफेक्टेड हो जाएं, दोनों फादर के हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा कम बनेगा, मतलब बहुत ही कम बनेगी अब अल्फा चेन। ठीक है, तो डिपेंड करेगा उसी पर कि कितने जीन अफेक्ट हो रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, समझ रहे हो? चैन ए भी एक ही अफेक्टेड होती है, समझ रहे हो? अल्फा चैन अफेक्टेड होती है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, बीटा चैन अफेक्टेड होती है तो बीटा थैलेसीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग डिजीज होती हैं, मतलब एक तरीके से हैं इसी के टाइप ही, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, हाँ, और ये इम्पोर्टेंट, यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ बोल रहे हैं 1 और 4 जीन्स की बात चल रही है, वहाँ चैन की बात चल रही है। चैन एक ही अफेक्ट होती है, जीन मैक्सिमम 4 अफेक्ट हो सकते हैं। किसके केस में 4 हो सकते हैं? मैक्सिमम अल्फा थैलेसीमिया के केस में, क्योंकि दोनों पेरेंट के मिलाकर 4 हो गए ना, क्योंकि एक को 2 अफेक्ट करते हैं, तो 2 को मिलाकर 4 होगा सिंपल। ठीक है, अब देखो भाई कह रहा है, जो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतना ही ज़्यादा होंगे, भाई तो जिम्मेदार थे बनाने के लिए। ऐसी सिंपल सी बात है, समझ लो। जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारा कोई काम निपटा रहे हैं, 4 लोग मिलकर करवा रहे हैं, तो कोई खेती का काम समझ लो, जो भी तुम्हारा अपना बिजनेस होता है वो समझ लो, 4 लोगों को आपने एज एम्प्लॉय लगाया काम के लिए। उनमें से अगर एक बंदा बीमार हो गया तो थोड़ा कम आपका प्रोडक्ट बन पाएंगे आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में, जो भी। 2 बंदे बीमार हो गए तो और कम बन पाएगा, 3 बंदे बीमार होगा, मतलब 3 बंदे अफेक्टेड हो गए तो और कम होगा, 4 बंदे अफेक्टेड हो गए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहा है? सिंपल तो वही है, जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड हो जाएंगे उतनी लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे। एंड बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड वाइल कह रहा है, वाइल बीटा थैलेसीमिया, जबकि बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो इस कंट्रोल किया जाता है बाई ये सिंगल जीन। ये इम्पोर्टेंट, ये केवल एक सिंगल जीन के द्वारा ही किया जाता है, जो होते हैं HBB। अब भाई जहाँ 2 जीन है नहीं तो उन्हें 1 और 2 रखने की क्या जरूरत है, बस HBB नाम रख दिया। HB मतलब हीमोग्लोबिन, B फॉर बीटा चैन, तो HBB बस जीन का नाम रख दिया HBB, वो अफेक्टेड हो जाता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। और ये कौन सा होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 होता है ऑफ ईच पेरेंट का। अब देखो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखो यहाँ एक सिंगल ही जीन अफेक्ट हो रहा है, तो सिंगल का मतलब एक, तो एक को कैसे लिखते हैं, कहते हैं एक और एक, जब अच्छे से काम करते हैं 2 लोग मिलकर तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखें, एक एक, तो 11 में भी अगर एक एक करके लिखें, एक को बगल पैरेलल रख दें तो वो 11 की तरह दिखता है ना, तो बस ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ एक सिंगल जीन अफेक्टेड हो रहा है बीटा थैलेसीमिया में, तो यहाँ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 का होता है ईच पेरेंट का। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम कितने जीन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो एक ही जीन के द्वारा हो रहा है ना, पेरेंट दोनों मदर फादर का ले लो तो 2 हो जाएंगे मैक्सिमम। एंड अकर्स, और होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीन हो सकते हैं अफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया को अफेक्ट करने वाला एक सिंगल जीन ही होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं ना, कन्फ्यूजन हो तो कि एक क्रोमोसोम में 16 था, 11 था। अल्फा थैलेसीमिया में कौन सा था? बीटा थैलेसीमिया वाला याद करने का तरीका ऐसे मैंने बता दिया, बीटा थैलेसीमिया जो है एक के द्वारा अफेक्ट होता है, HBB होता है, BB ऐसे ध्यान रखो, BB बीटा, तो वहाँ मतलब एक ही जीन है, तो एक और एक को पैरेलल रखेंगे तो 11 बनेंगे ना कि 16। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर 16 है, तो इसका मतलब वो क्रोमोसोम नंबर 16 नहीं, सॉरी 11 है, तो इसका मतलब अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 होगा। ठीक है, अक्सर हमें डिजिट तो ध्यान रहती है कि 16 था 11 था, कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 था कि अल्फा थैलेसीमिया में था। तो इसके लिए मैंने एक का तरीका बता दिया, दूसरा वाला जो बचे दूसरे के लिए कर देना, सिंपल। ठीक है, और देखो इस बात को याद ध्यान रखने के लिए कि 2 जीन कहाँ अफेक्टेड है,
एक जीन कहाँ है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे अल्फा जब बोलते हो ना, अल्फा ऐसा लगता है एकदम ब्रॉड सा नाम, एकदम अल्फा। बीटा, बीटा बोलते हैं एकदम छोटा सा नाम, बीटा। ठीक है, अल्फा ऐसे लगता है एकदम जेंट्स सा नाम है, एकदम मर्द वाला, एकदम बड़ा सा एकदम। बीटा लगता है छोटा सा एकदम। ठीक है, अल्फा एकदम चौड़ा सा, मतलब दो ज़्यादा डिजिट, दो जीन अफेक्टेड करेंगे, दो जीन के द्वारा अफेक्ट होगा। इसमें एक ऐसे याद करने का तरीका बना सकते हैं कैसे भी। एंड अकर्स, आपको खुद के कोई तरीका खुद के बना लिया करो बस। एंड अकर्स, क्योंकि खुद अगर बना सक रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है। खुद के बनाए हुए तरीके ज़्यादा याद रहते हैं, या दूसरे के याद से याद कर लो, बात वही है लगभग। ठीक है, ठीक है। ईच पेरेंट एंड अकर्स, और होता है ड्यू टू, ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन। पढ़ाई लिए थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या अंतर होता है। इन दैट, यदि फॉर्मर मतलब पहले वाली, अब इसमें मैं पहले क्या बात की है, थैलेसीमिया की है या सिकल सेल एनीमिया, मतलब इस लाइन जो पढ़ रहा हूँ मैं, लैंग्वेज समझना सीखो। इंग्लिश बोर्ड वाले तो समझ जाते होंगे, हिंदी बोर्ड वाली बात कर रहा हूँ। जैसे कह रहा है थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट, मतलब इसी स्टेटमेंट में मैंने पहले थैलेसीमिया आया है ना, तो वो हो रहा है पहले वाला, तो पहले वाले का मतलब वो थैलेसीमिया की बात कर रहा है कि फॉर्मर, ये पहले वाला है, इस एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब मात्रा के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चैन ही तो कम ज़्यादा बन रही है ना, ज़्यादा क्या कम ही बन रही है, मतलब जितना ज़्यादा कम बनेंगे उतना कम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कम प्रोडक्शन होगा तो हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा होगा, और एब्नॉर्मल बनेगी मतलब खून की कमी हो जाएगी। ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मोलिक्यूल, बहुत ही कम ग्लोबिन मोलिक्यूल बन पाते हैं। वाइल द लेटर इज ए क्वालिटेटिवली प्रॉब्लम, दूसरी वाली क्वालिटेटिव, दूसरी वाली किसके बाद, सिकल सेल एनीमिया की बात चल रही है। देखो मैंने जो है इस तरीके से ग्रीन के अंदर बंद भी कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर शेप चेंज हो जाता है ना, मतलब हीमोग्लोबिन कैसे वजह से होता है गड़बड़ी। क्वालिटेटिवली प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, वो सही से काम नहीं कर पाती है फिर ग्लोबिन, सिंपल सी बात है, शेप चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे साउथ मूवीज में, अगर जो लोग कभी मूवी देखते हो तो साउथ के पंटर लोग एकदम जो हंसिया लेके आते हैं, मैंने बताया था, जो हंसिया का जो एलोंगेटेड हंसिया की तरह हो जाता है आरबीसी का शेप, तो एलोंगेटेड मतलब साउथ वाले जो पंटर लोग होते हैं, विलेन के चमचे, तो वो कौन से वाला लेके आते हैं एकदम से, तो वो जो है साउथ के पंटर लोग गलत ही तो काम करते हैं, इनकरेक्टली फंक्शनिंग हो जाती है, फिर हंसियाकार जो हो जाता है, उससे याद रखने के लिए याद रहेगा इससे। ठीक है, ठीक है, तो जो है बाकी ये सब हो गया है। ठीक, अब पढ़ते हैं। देखो मूवी वूवी देखना या कुछ कोई गलत काम नहीं होता, लेकिन समय के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, सप्ते में अगर एक आध बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट हो जाता है, या फिर जिसको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट आ रहा हो उससे तो अच्छा कोई इंटरटेनमेंट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, और मेन चीज़ होती है हमें अपने काम की चीज़ निकाल लाना चाहिए, मैनिपुलेशन आना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी अच्छी चीज़ बटोर लो, अपने काम की ट्रिक बना लो, या कहीं ना कहीं से कोई तरीका निकाल लो। ठीक, हाल फिलहाल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर अब तक हम पढ़ चुके हैं, अब है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, या तो कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, किसका, एक जीन एक क्रोमोसोम का या फिर ज़्यादा क्रोमोसोम का, तो नाम हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब आपको पता होगा माइटोसिस के एनाफेज में
क्रोमेटिड से एक दूसरे से अलग होते हैं। अब वो अगर अलग ना हो पाए तो क्या होता था? सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ ये नहीं चल रही है बात कि पूरे के पूरे एक में ही रह गए, मतलब पॉलीप्लाइडी की बात नहीं चल रही, यहाँ एन्यूप्लाइडी की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ कुछ के रेस्पेक्ट में गेन होंगे, कुछ के रेस्पेक्ट में लॉस होंगे, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जबकि पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, सबके सब एक में ही रह जाते हैं। क्योंकि पॉलीप्लाइडी किस बात का केस होता था? क्योंकि पॉलीप्लाइडी में क्या होता था? पॉलीप्लाइडी में तो सिंपल सा सबके सब एक में ही रह जाते थे। ठीक है, हाल फिलहाल हम एन्यूप्लाइडी को समझते हैं। ठीक है, अब जो है एन्यूप्लाइडी, ठीक, मैंने इसको सिंपल भाषा में लिखा है। ये देखो क्रोमेटिड से, ठीक है, क्रोमोसोम एस लिखा मतलब सिंगल क्रोमोसोम का लॉस होगा या फिर गेन होगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब प्लूरल नंबर में नहीं होगा एकदम से। अब देखो ये है सब चीज़ें। जैसे कहने का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा बट होल सेट ऑफ क्रोमोसोम से कम होंगे। सिंगल का मतलब समझ रहे हो? तो पूरा होल नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि एक ही है सिंगल। एस का मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा सेट नहीं होगा। कहने का मतलब एक है या एक से ज़्यादा बट होल सेट ऑफ क्रोमोसोम से कम होंगे, क्रोमोसोम नंबर में चेंज, तो उसको एन्यूप्लाइडी बोलते हैं। ठीक है, एन्यूप्लाइडी बोलते हैं। पॉलीप्लाइडी के केस में केवल गेन होता है, वो भी पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम का, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब और समझते हैं। जैसे 2n + -1, 2l + -2 और 2l + -3। चूँकि क्रोमेटिड अलग ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्रोमेटिड अलग ना होगा, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए। ठीक है, ये मत समझना क्रोमेटिड अलग ना होना मतलब कोई भी क्रोमेटिड अलग ना हो। हाँ, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए तो पॉलीप्लाइडी बोलेंगे। ठीक है, वो समझ लो। क्योंकि जब कुछ क्रोमेटिड अलग ही ना हुए तो किसी एक सेल में आधे से 1, 2, 3 ज़्यादा रह जाए और एक में 1 या 2, 3 कम हो जाए, तो उसी हिसाब से कहते हैं कि लॉस हो जाएगा, गेन हो जाए। तो किसी एक में लॉस होगा तो कहीं गेन होगा, एक में गेन होगा तो दूसरे में लॉस होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने, आप समझ गए ना एन्यूप्लाइडी क्या है। इसको देखो, की पॉइंट को अगर ध्यान रखें तो स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट एकदम से प्रेशर की कंडीशन में डायरेक्ट कर लो। अलग को अगर हम स्पेलिंग लिखेंगे तो ALAG लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसे कुछ लोगों को कंसेप्ट भी समझना है तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे इसलिए ग्रामर का था, समझ में नहीं आ पा रही हो उसको अभी क्वेश्चन सही हो जाए कैसे, उसको भी तरीका बता देता हूँ। जैसे अलग का स्पेलिंग लिखेंगे ALAG, अलग ना हुए क्रोमेटिड्स तो सिंपली एन्यूप्लाइडी। E फॉर एन्यूप्लाइडी, E फॉर अलग। क्योंकि ऑप्शन में ऐसा होता है, यहाँ पॉलीप्लाइडी लिखा होगा, कोई एन्यूप्लाइडी लिखा होगा, एक में लिखा होगा बोथ या फिर नन ऑफ दिस, तो हमको बस एलिमिनेट ही तो करना है ऑप्शन। तो अलग ना हुए तो ऐसे तरीका बना, अलग को इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, ए फॉर अलग, तो ए फॉर यहाँ हो जाएगा एन्यूप्लाइडी। ये होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या होता है ये समझिए। मतलब ये है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का अपने जंक्शन जहाँ जुड़े हैं से डिसजंक्शन हटना ना होना। क्योंकि डिसजंक्शन का मतलब हटना और नॉन डिसजंक्शन मतलब हटना ना होना मतलब ना हटना। समझ पा रहे हैं क्यों बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन? इसी को एन्यूप्लाइडी कहते हैं सिंपली। चूँकि कुछ सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, कुछ दैट इज गेन हो जाएंगे, एंड कुछ में ऑब्वियसली चूँकि टोटल तो फिक्स ही है ना, तो कुछ में कम हो जाएंगे। सिंपल। अब हो गया एन्यूप्लाइडी।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 क्या होगा? ऑटोसोम होगा या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ये क्या होगा? ऑटोसोम्स होगा। तो उसमें दरअसल क्रोमोसोम नंबर 21 की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो इसमें दरअसल होता क्या है कि दूसरी वाले की तरफ से एक इधर ज़्यादा आ जाता होगा, सिंपल। और वहाँ पर मतलब अलग हो गया, यहाँ अलग नहीं हो पाता होगा, एक में ज़्यादा आ गया, तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये भी। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू, इसी चैप्टर में, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम, फिर उसमें क्या होते हैं? एक्स एक्स नहीं होते, एक्स ओ होता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ से कुछ तरीके बना लिए हैं, उसमें जो जितने भी उनमें फिर मतलब उसके जो टर्नर सिंड्रोम में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या है? चूँकि एक्स एक्स में से एक से कम हुआ ना, और एक्स किसके लिए जब में जिम्मेदार होता है? एक तरीके से फीमेल करेक्टर के लिए याद करने के लिए बना दिया, तो एक एक्स कम है, इसका मतलब फीमेल करेक्टर के जो जनरल नॉर्मल करेक्टर होते हैं वो कम होते जाएंगे। तो वो मैंने तरीके आगे बनाए हैं, वो बता दूंगा डिटेल में। फेलियर ऑफ, अब क्या आगे देखो, ये तो हो गया एनोप्लाडी, आगे तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। अब सेल डिवीजन वाला चैप्टर ध्यान रखो। टेलोफेज स्टेज के बाद याद करो, अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, केवल कैरियोकाइनेसिस हो जाए, मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो पाए, ठीक है, टेलोफेज स्टेज के बाद, तो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, अगर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है तो इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, तो इसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मतलब पहले तो ये समझ लो, कहने का मतलब पूरे क्रोमोसोम दो भागों में न बटकर एक ही डिब्बे में रह गए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ना बन पाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ही में रह गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये याद करने के तरीके हैं, तरीके से, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में टी फीमेल जैसा नाम, चलो इसका मैं तरीका आगे बताऊंगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ फीमेल जैसा नाम, ये सब इस पर दिमाग में लगाओ। आगे मैंने तरीका और सिंपल तरीके बना दिए याद करने के, डिटेल में है ना आगे। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आगे मैंने तरीके बना दिए। बस कहने का मतलब यही था कि जैसे टी जो होता है वो फीमेल जैसा नाम है, और के जो होता है वो मेल जैसा नाम है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, बस ये तरीका था। आगे भी लिखा है, आगे बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। आउट ऑफ द 22 आर पेयर्स आर ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, पढ़ी चुके हम डिटेल में। समटाइम्स कभी कभी होता है, दो पर रियरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में भी इंक्लूडेड हो जाती है इन एन इंडिविजुअल में, या तो एडिशनल ऐड हो जाएगी और या फिर एन इंडिविजुअल may lack one of any one pair of क्रोमोसोम, या फिर किसी पेयर का एक कम हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये क्या बोल रहे हैं? जब एक बढ़ गई थी तो ट्राइसोमी हो गई, कैसे? देखो एक पेयर का मतलब क्या है? दो हैं, और एक की कॉपी एक्स्ट्रा हुई है, दो की कॉपी एक्स्ट्रा नहीं हुई, दो की कॉपी एक्स्ट्रा हुई है तो वो चार हो जाते। जैसे मान लो ट्राइसोमी समझो, जैसे दो क्रोमोसोम है
अब दोनों की कॉपी नहीं एक्स्ट्रा हुई, एक की कॉपी एक्स्ट्रा हो गई, एक की एक कॉपी और बन गई, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए ना, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। अब देखो, अब दूसरा केस, एक की एक कॉपी कम हो जाए, एक की एक कॉपी क्या मतलब दो में से एक कम हो जाए कैसे, तो इसमें ये एक कम हो जाएगा तो एक ही तो बचेगा, एक को बोलते हैं मोनो, मोनोसोम हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं 2n+1, ये ट्राइसोमी बोलते हैं 2 और 3, इसको बोलते हैं 2n-1। तो एक पेयर में से कम हो गया तो दो में से एक, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ये मोनोसोमी का है, ट्राइसोमी का। ठीक है, सच ए सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस, और इस प्रकार की सिचुएशन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस लाती हैं इन द इंडिविजुअल में। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रोमोसोम डिसऑर्डर। क्रोमोसोम डिसऑर्डर के एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, पढ़ सकते हो, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें पूछ लिया जाएगा तीनों ऑप्शन देकर के कौन सा ऑटोसोमल की वजह से है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से कौन सा टर्न, कौन सा डाउन सिंड्रोम, टर्नर नहीं, बाकी टर्नर और क्लाइनफेल्टर किसकी वजह से, एक्स क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बनाई हैं, टिप्स बनाए हैं, याद रखने, ये सब चीज़ें याद रहेंगी आपको। फिकर नोट का मतलब ऐसे बस बोल दिया जाता है, वो ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, फिकर नोट में तो चिंता मत करो, ग्रामर के हिसाब से बोले तो डोंट वरी। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे पॉलीप्लाइडी का केस आपको एक बता दूँ, याद रहता हो, नारियल पानी पिया ना, नारियल पानी, पॉलीप्लाइडी का केस वही होता है। और उसमें से पॉलीप्लाइडी 2 तरीके की होती हैं वैसे तो, सिंसाइटियम और सीनोसिटिक। वैसे मैंने आपको सेल डिवीजन वगैरह वाले चैप्टर में बताया होगा, अभी फिलहाल मैं ऐसे बताते रहा हूँ ओरली। सिंसाइटियम जैसा कि नाम बता रहा है, सिन माने जुड़ना, उसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा सेल जो हैं आपस में जुड़ी जाती हैं, तो सेल मेम्ब्रेन उनकी आपस में गायब हो जाएंगी, तो उनके न्यूक्लियस सब एक में हो जाते हैं। वो भी एक तरीके से सब न्यूक्लियस एक में हो गए, पॉलीप्लाइडी। ठीक है, लेकिन एक तरीका क्या होता है, एक तरीका जैसे होता है सीनोसिटिक। ये दरअसल ये जो अभी जो पॉलीप्लाइडी की बात कर रहे हैं वो सीनोसिटिक कहना वो ज़्यादा अच्छा है। दरअसल उसको पॉलीप्लाइडी नहीं बोलेंगे, सिंसाइटियम की कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो पॉलीप्लाइडी की वो जो ये जो डेफिनेशन यहाँ दी नहीं गई उसके रिस्पेक्ट में कहें तो, कि कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से सीनोसिटिक एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है। सीनोसिटिक में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे 2 चीज़ें होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। जो हम वाइट खाते हैं, वाइट कर्नल जो खाते हैं वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो हम नारियल पानी पीते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ठीक, अब देखो, The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21. ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो सभी होते हैं, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें जितने पड़े हों, चाहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो उस तरीके से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इसमें ये किस वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब 21 कौन सा होगा, सिंपल ऑटोसोम होगा, उसकी एक एडिशनल कमी हो जाती, कॉपी आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइसोमी हो गई। अभी तो एग्जाम्पल दिया ही था। तो कौन सी की ट्राइसोमी होती है, क्रोमोसोम नंबर 21 की, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ऐसे करके ऑप्शन बन सकते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी ऑफ एक्स, क्रोमोसोम 10, ट्राइसोमी ऑफ 20, ट्राइसोमी ऑफ 19, कुछ भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, आंसर ट्राइसोमी ऑफ 21। ऐसा बन जाएगा मोनोसोमी ऑफ 21। कैसे ऑप्शन बना सकता है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया डाउन्स सिंड्रोम। अक्सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब में साइंटिस्ट अक्सर क्या करते हैं,
कि अपना नाम भी फेमस हो जाता है, फिजिक्स में यूनिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। दरअसल हम नहीं जाते, कहने को तो इससे थोड़ा याद रहता है। एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान आ जाता है कि हाँ, डाउन सिंड्रोम, इनका नाम था लैंगडॉन डाउन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी उसके लिए भी तरीका बता दूँ, देखो 1866, ऐसे ध्यान रखा, जैसे डाउन सिंड्रोम SS 2 बार आता है तो SS 66, तो 66 में भी SS 2 बार है, 66 तो 2 बार 66 है। डाउन सिंड्रोम एक बार है, SY सिंड्रोम डाउन में भी सिंड्रोम 1866, ठीक। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, इसमें क्या होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल छोटे कद का होता है, कद उसका छोटा होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कोई चीज़ जैसे डाउन हो गया है, कितना डाउन हो, मतलब नीचे झुक डाउन हो, मतलब शॉर्ट, छोटे कद का हो, ऐसे करके याद रख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में छोटे कद का हो जाता है, विद स्मॉल राउंड हेड, और सिर कैसा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, गोल सा हो जाता है, आप समझ सकते हैं एकदम से, जैसे बंदर का बच्चा नहीं होता छोटा सा, ऐसा हो जाता है, मान लो छोटा हो जाता है, गोल हो जाता है। सिंपल फील करते चलो कि कैसा होता होगा, आंख बंद करके देखते चलो इसको, जब ऐसा करके एक इमेजिन बनाओ नहीं तो आपको करेक्टर खुद ही ध्यान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, बिल्कुल अजीब सा हो जाता है बेचारा, छोटा सा गोल सा सिर हो गया, फरोड टंग, ठीक है, टंग जो हो गई उसकी कैसी हो गई, फरोड हो गई, ठीक है। एंड पार्सली ओपन माउथ, मुंह हल्का सा खुला रहता है हमेशा, आप समझ सकते हो कैसा लगता होगा, मुंह हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है, पूरी तरह बंद नहीं होता है। पाम इज ब्रॉड, हथेली जो होती है ना उसकी चौड़ी होती है, सोचो हथेली चौड़ी हो तो कैसा अजीब सा लगेगा, विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती हैं, ठीक है, हथेली पर पाम क्रीज हो जाती हैं। अब देखो फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता है, साइकोमोटर मतलब तो थोड़ा पागल जैसी भी हरकतें करता है, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, और मानसिक स्तर भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब देखो उसका फिगर देख लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर भी बताएंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एंड द करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम दिखाया गया। पहले देखो ये करेक्टर देख लो, देखो हेड बोला था छोटा होता है और एक कैसा होता है, गोल होता है। अब उसमें थोड़ा और ध्यान रख लो कि हेड का ये पीछे का सिरा होता है, सिर का चपटा पिछवाड़ा, ये पिछवाड़ा होता है सिर का, वो चपटा होता है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, पीछे से चपटा होता है। आप समझ सकते हो, किसी को पीछे से देखो और उसका कर्व शेप ना होकर उसका हेड कैसा देखे, चपटा देखे तो कैसा लगेगा, तो ऐसा ही हो जाता है इसका। ब्रॉड फ्लैट फेस, और फेस आगे से भी कैसा हो जाता है, चेहरा वो भी चपटा होगा, लो सा, पीछे से भी चपटा, आगे से भी चपटा, लो, याद रहते हैं ऐसे चीज़ें। चौड़ा सा होगा, चपटा चेहरा हो जाएगा, और पीछे से भी चपटा हो गया। अब देखो हेड मतलब कह सकते हैं आगे से भी चपटा, क्योंकि हेड का आगे का सिरा क्या है, फेस चेहरा है हमारा, वो भी चपटा, पीछे भी चपटा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज बोला था एक तो पाम क्रीज दिया है। दूसरी बात फिंगर टिप, फिंगर की टिप होती नहीं किनारे एकदम उंगलियों के, उनमें बहुत सी लूप बन जाती हैं। जैसे मान लो कि उंगलियों के टिप पर एडी करंट जैसे लूप बनाए बे माता ने, ये तरीका क्या बना, जो हिंदू धर्म के अनुसार बोला जाता है कि बे माता ये सब रचना करती हैं, काम क्या बनाना है बॉडी पे कैसे, ठीक। तो मैंने वहाँ से रिलेट कर लिया कि उंगली को टिप पर एडी करंट जैसे लूप बना दी बे माता ने इसके, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात इसको हार्ट डिजीज होती है। ये एक्स्ट्रा देखो फिगर से देखो कितनी चीज़ें मिल रही हैं, अब यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है कि फिगर पर ध्यान नहीं देगा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से भी देखो कितने करेक्टर मिल रहे हैं हमको डाउन सिंड्रोम के, ये एक्स्ट्रा हैं जो थ्योरी में नहीं लिखे हुए हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं लिखा था, ठीक है, फ्लैट बैक ऑफ हेड नहीं लिखा था, ब्रॉड फ्लैट फेस नहीं लिखा था, मैंने लूप्स में फिंगर टिप्स नहीं लिखा था, यहाँ भी अच्छे खासे लिखे हुए हैं। फरोड तो लिखा था टंग, लेकिन बिग एंड व्रिंकल्ड नहीं लिखा था, मतलब जीभ बड़ी भी होती है, झुर्रीदार होती है, फरोड होती है।
अब फील कर सकते हो, अगर आपकी जीभ झुर्रीदार हो तो कैसी लगेगी, बड़ी सी जीभ हो, ऐसे करके फील करोगे ना, याद रहेंगी चीज़ें बिल्कुल। इमेजिनेशन पावर अपनी बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 21 पे आते हैं, ठीक है। कैसे 1 2 मतलब क्रोमोसोम में पेयर पे पहुँचते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, इधर से आओ 20 21। तो देखो 21 नंबर वाले का एक एक्स्ट्रा आ गया, देखो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, बस यही 21, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है, ठीक। अब देखो हो गया आपका डाउन सिंड्रोम अच्छे से पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें कर लो, फिलहाल पिछले वाले से रिलेटेड SC मतलब सिकल सेल एनीमिया जो होती है, पॉइंट म्यूटेशन में भी सब्सटीट्यूशन एंड सब्सटीट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल होती है। देखो ट्रांसवर्जन क्यों कह रहा हूँ, देखो ट्रांजिशन जब बोलते हैं, जब एडेनिन की जगह कोई एडेनिन ही नहीं, एडेनिन प्यूरिन की जगह का प्यूरिन ही आए, जब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ जाता नहीं है तो वो ट्रांसवर्जन कहलाता है। तो दरअसल क्या हो रहा था, गाग-टू-गो में भी हम देखें, अगर मैसेंजर आरएनए के रेस्पेक्ट में देखें, गाग-टू-गो का मतलब एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया था, तो एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, यूरेसिल क्या होता है, पिरिमिडिन हो जाता है, तो वो ट्रांसवर्जन बोलते हैं उसको। प्यूरिन की जगह प्यूरिन को पिरिमिडिन रिप्लेस कर दे, सब्सटीट्यूशन तो हुआ ही है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक की जगह दूसरा आ जाना, उसको रिप्लेस कर देना, तो यहाँ रिप्लेसमेंट ही तो हुआ है, ठीक। बाकी जो है इस चैप्टर में आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बचा है, आप समरी डिटेल में देखेंगे अच्छे से, उसमें से भी कुछ काम की चीज़ें बहुत अच्छे पढ़ेंगे, और इसके एक एक जिस हिसाब से मैंने अभी पूरे करैक्टर को आपको याद करा दिया तुरंत के तुरंत, ऐसे डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक पॉइंट विद टिप एंड ट्रिक्स और फनी तरीके आपको बताएंगे याद करने के, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।